गुड मॉर्निंग बच्चों हम जो केमिस्ट्री में चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास 11th में उसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। यह हमारा दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। तो देखो, जो साइंटिफिक नोटेशन होता है उसका अगर आप यूज देखो, किसका, साइंटिफिक नोटेशन का, तो साइंटिफिक नोटेशन का यूज कहाँ करते हैं हम? साइंटिफिक नोटेशन का यूज करते हैं या तो डिस्टेंस बहुत छोटी हो, मैंने बताया था जैसे सेल का रेडियस नापना है, कैपिलरीज का रेडियस नापना है, या डिस्टेंस बहुत बड़ी हो, सन का डिस्टेंस देखना है, सन का रेडियस देखना है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन का यूज करते हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है बेटा कि साइंटिफिक नोटेशन में जो डेसिमल होता है वो हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद आता है। जैसे मान लो मैंने लिखा 0.000007, अब डेसिमल तो फर्स्ट डिजिट के बाद आना चाहिए, तो इसको कैसे लिख देंगे? यहां मान लो ये मीटर है, तो हम इसको लिख सकते हैं 7.012345 अब इधर आ रहे हैं तो पावर क्या होगा, माइनस में, हमने मीटर लिख दिया। तो साइंटिफिक नोटेशन में क्या करते हैं हम, जो डेसिमल होता है हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद होता है। अब इस जीरो का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो जो डेसिमल होगा वो हमेशा किसके बाद होगा, फर्स्ट डिजिट के बाद होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो हमने ले लिया 643.2 इंटू 10⁻⁷ किलोमीटर। अब साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, जो डेसिमल है वो फर्स्ट डिजिट के बाद, तो इसको अगर इधर ले आओगे तो 6.432 इंटू 10⁻, यहां रुक जाओ, दो डिजिट इधर ले आए हो ना, तो क्या करोगे 7 और 10⁻⁷ और 2 10⁹ तो ये होता है बेटा साइंटिफिक नोटेशन। ठीक, साइंटिफिक नोटेशन का मतलब समझ में आ गया कि साइंटिफिक नोटेशन से हम बहुत छोटे डिस्टेंस या बहुत बड़े डिस्टेंस को मेजर करते हैं, और जो डेसिमल है वो हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद लगाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइंटिफिक सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अब देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। अब जैसे सिग्निफिकेंट फिगर मैंने लिखा है ऑल द सर्टेन डिजिट, जितने सर्टेन डिजिट है उसको लेते हैं और एक अप्रॉक्स डिजिट लेते हैं, मतलब डाउटफुल डिजिट, कि होगा, ये होगा, नहीं होगा, अप्रोक्सीमेटली मानते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर वो फिगर होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एक ऑल सर्टेन डिजिट लेते हैं और एक डाउटफुल डिजिट लेते हैं। ये रही डेफिनेशन की बात। अब देखो रूल जो कि मेन है, जो कि आपका कॉन्सेप्ट बनाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर में हम सारे सर्टेन डिजिट लेते हैं, एक डाउटफुल डिजिट लेते हैं। ठीक, कम से कम एक लेना है। अब देखो क्या लिखा है, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जैसे मान लो मैंने लिखा 8346, ठीक, ये मैंने लिखा, तो या लिख दिया 8.346, तो क्या लिखा है पहला रूल, ऑल नॉन जीरो, तो इसमें कोई जीरो तो है नहीं, सब नॉन जीरो है, डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आसान तो है। जैसे मान लो मैंने लिखा 327.6, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो सारे नॉन जीरो है, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई। जैसे मान लो मैंने लिखा 628.32, सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारे क्या है, नॉन जीरो है। तो पहला रूल क्या है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। दूसरा देखो, दूसरा रूल क्या है, ऑल जीरो इन बिटवीन नॉन जीरो। जैसे 7.007, ऑल जीरो इन बिटवीन द नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ऑल जीरोस इन बिटवीन द नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों जीरो नॉन जीरो के बीच में है। अगला देखो, ऑल जीरो बिफोर जीरो इज नॉन सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब क्या है, 0.004, अब ये दो नॉन जीरो के बीच नहीं, उसके पहले है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना लेंगे, बस 1 लेंगे। क्या लिखा है, ऑल जीरो बिफोर जीरो इज नॉन सिग्निफिकेंट फिगर, ऑल जीरो बिफोर जीरो। अब जैसे मतलब क्या है,
यहाँ पे 0.004, तो ये नॉन जीरो है ना, नॉन जीरो से पहले जितने जीरो आएंगे वो नॉन सिग्निफिकेंट में आएंगे। जैसे मान लो मैंने लिखा 0.0007, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ एक होगा। अगर मैंने लिखा 0.000028, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 होगा। लेकिन अगर मैंने लिखा 2.0008, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 और 2 5 होगा। क्यों? क्योंकि ये दो नॉन जीरो के बीच आ रहा है, ठीक। और जो नॉन जीरो को पहले आ जाएगा तो उसको हम काउंट नहीं करते। तो 3 रूल हो गया। चौथा देखते हैं। चौथा क्या है? ऑल जीरो आफ्टर नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब अगर मान लो हमने एग्जांपल लिया 28.300, अब पढ़ो इसको। ऑल जीरोस आफ्टर नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट फिगर। ऑल जीरो आफ्टर नॉन जीरो और सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 2 और 2 4। बोल तो रहा है रूल कि ऑल जीरोस आफ्टर नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट फिगर। ऑल जीरो आफ्टर नॉन जीरो और सिग्निफिकेंट फिगर। अगला क्या है? अब जैसे मान लो कोई कमोडिटीज दी है, 10 पेन, 6 चेयर, 12 बास्केट्स, 100 बॉल्स, तो उसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर इंफिनिटी होता है, ठीक। नो सिग्निफिकेंट फिगर इंफिनिटी होता है। कमोडिटीज का मतलब समझ रहे हो? किसी वस्तु को बताइए 10 लाख पेन, 5000 बच्चे, 6 चेयर, तो इसके लिए इंफिनिटी, नो सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखो अगला क्या? द पावर्स आर नॉन सिग्निफिकेंट। जैसे मान लो एग्जांपल मैंने लिया, एग्जांपल एक 6.7 इंटू 10 टू द पावर 7, तो इसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? सिर्फ 2 होगा। क्यों? क्योंकि पावर्स जो होता है वो नॉन सिग्निफिकेंट होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही होगी? कि तो ये बेटा सिग्निफिकेंट फिगर है। ऑल द सर्टेन डिजिट एंड एटलीस्ट 1 डाउटफुल डिजिट। तो इसमें ये कुछ रूल्स है जो आपको बताए, इसको ध्यान से देखिए, नोट्स में जरूर लिखिएगा, ये आपको फिजिक्स में भी काम आएगा, ठीक। पावर जो होता है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है। तो ये कुछ रूल्स है सिग्निफिकेंट फिगर के। हमने साइंटिफिक नोटेशन देखा, सिग्निफिकेंट फिगर देखा। अब देखते हैं बेटा कि आगे क्या है, इसको इरेज करते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब शायद आपको याद हो कि जब मैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि जो एलिमेंट है, ठीक, एलिमेंट और कंपाउंड दोनों क्या है? तो एलिमेंट और कंपाउंड दोनों प्योर सब्सटेंस हैं, ठीक। ये आपको बताया था मैंने कि एलिमेंट भी प्योर सब्सटेंस है और कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जब कोई एलिमेंट कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, बदलता है, फॉर्म करता है, जब एलिमेंट फिक्स रेशियो में मिलता है तो कंपाउंड बनता है। तो यहाँ पे कुछ लॉ फॉलो होते हैं। अब वो कौन से लॉ है? उसी लॉ को हमको पढ़ना है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर, ठीक। इसी लॉ को हमको पढ़ना है कि जब कोई एलिमेंट कंपाउंड में बदलता है तो कौन कौन से लॉ को वो फॉलो करता है। उसी लॉ को हमको पढ़ना है केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर, ठीक। पहला लॉ लेते हैं। तो पहला लॉ है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन बोलो या कंजर्वेशन ऑफ मास बोलो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक। ये दिया था लेवोसियर में। लेवोसियर को हम मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर भी बोलते हैं, ठीक। ये लॉ दिया था लेवोसियर ने। तो ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं इन एनी केमिकल रिएक्शन द टोटल वेट, इन एनी केमिकल रिएक्शन टोटल वेट ऑफ द reactant will equal to total weight of the product, ठीक। ये लॉ का मेन कॉन्सेप्ट है। बाकी डेफिनेशन बुकिश लैंग्वेज में है, वो भी पढ़िए, अच्छी बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझिए। टोटल वेट ऑफ द रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू टोटल वेट ऑफ द प्रोडक्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन, या ये कह सकते हो मास neither be
created nor destroyed, created nor destroyed। बात समझ में आ रही है? ये लॉ का कॉन्सेप्ट है, किसने दिया था? लेवोसियर ने दिया था। ठीक, अब इसको समझते हैं। अब देखो एक बात, इसमें कंफ्यूज मत होना, वेट यहाँ लिखा है, यहाँ मास लिखा है, केमिस्ट्री में दोनों एक ही है। अब देखो जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का वेट होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 2 या 32, दो ऑक्सीजन है, और यहां भी कितना होगा 12 प्लस 32। ठीक, इन दोनों को जोड़ दो 44 आएगा, इन दोनों को जोड़ दो 44 आएगा। यानी इन केमिकल रिएक्शन मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो कहा ना ही क्रिएट हो रहा है ना ही डिस्ट्रॉय हो रहा है, पहला कंडीशन ये है। अगर इस कंडीशन को देखें, टोटल वेट या मास बोलो, टोटल वेट ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ द प्रोडक्ट, तो है ऐसा हमको दिख रहा है। इसका मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन में जो मास या वेट बोलो, दोनों क्या होता है? बराबर होता है, ना ही वो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। तो ये पहला लॉ है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि लेवोसियर ने दिया था। दूसरा लॉ देखते हैं। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, बहुत सारे बुक में उसको लिखता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक, या लॉ ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन, सबका मतलब एक ही है। तो दूसरा है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब फिक्स होता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये लॉ दिया था प्राउस्ट ने। ठीक, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को समझो। क्या बोलता है ये लॉ कि वॉट एवर द सोर्स, कोई भी सोर्स हो, जब दो एलिमेंट मिलेंगे और कंपाउंड बनेगा तो उनका, उनके वेट का रेशियो और उनके वॉल्यूम का रेशियो हमेशा फिक्स होगा। क्या बोलता है ये लॉ कि कोई भी सोर्स हो, एग्जांपल से समझो, जैसे वाटर है, ठीक, तो वाटर का सोर्स रिवर भी हो सकता है, वाटर का सोर्स प्लांट भी हो सकता है, ग्राउंड वाटर भी होता है। तो कोई भी वाटर का सोर्स हो, ठीक, तो इसका फॉर्मूला तो यही होगा ना, H2O, H2O और H2O। तो क्या बोलता है ये लॉ कि वॉट एवर द सोर्स ऑफ एनी कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का कोई भी सोर्स हो, जब ये मिलेंगे आपस में, या ये कह सकते किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, तो ये हमेशा फिक्स रेशियो में होता है। कहने का मतलब क्या है कि जब भी वाटर बनेगा, ठीक, वाटर, तो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, यानी इसके वॉल्यूम का रेशियो हमेशा इतना होगा। इसके मास का रेशियो देखो, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया, ऑक्सीजन का 16, तो क्या हो जाएगा 1:8। अब कोई भी वाटर का सोर्स हो, हमेशा इनके वॉल्यूम का और मास का रेशियो फिक्स होगा, यही लॉ है, बाकी थ्योरी है, कॉन्सेप्ट तो यही है। क्या कि जब भी वाटर है या कोई भी कंपाउंड, उसका कोई भी सोर्स हो, लेकिन उसके वॉल्यूम और मास का रेशियो फिक्स होगा, ये कॉन्सेप्ट है, बाकी थ्योरी है। ठीक, वो भी पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है, क्योंकि आपको उसी के मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा तो आपको रट्टा मारना नहीं पड़ेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो हम ब्रीदिंग करते हैं तो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, तो एटमॉस्फेयर में भी कार्बन डाइऑक्साइड है, हम एक्सहेल भी करते हैं। ठीक, बहुत सारे सोर्स हैं, वैक्यूल में भी कार्बन, वैक्यूल से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स हो, कोई भी सोर्स हो कार्बन डाइऑक्साइड का, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, देखो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो इसके वॉल्यूम का रेशियो क्या है 1:2, मतलब 1 कार्बन है 2 ऑक्सीजन है। और मास का रेशियो क्या होगा, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन है तो 32। अब 4 का टेबल मेरे बच्चों को याद ही है, 4 3 जा 4 8 जा, मास का रेशियो हमेशा यही होगा। मतलब जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वॉल्यूम का रेशियो ये होगा, मास का रेशियो ये होगा। यहां भी देख लो, कार्बन डाइऑक्साइड मान लो ये हमको मिला है
ब्रीदिंग में हमने एक्सेल किया है, तो इसमें कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 2, यानी ये इसके वॉल्यूम का रेशियो हो गया। कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन है तो 32, तो 4 3 जा 4 8 जा, यानी इसके मास का रेशियो क्या हो गया 3:8। तो क्या समझे इस लॉ से, कोई भी सोर्स हो, किसी भी कंपाउंड का कोई भी सोर्स हो, उसके वॉल्यूम और मास का रेशियो हमेशा फिक्स होता है। बात समझ में आई। पहला लॉ क्या कह रहा था कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी वेट ऑफ द रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द प्रोडक्ट। ये लॉ क्या कहता है कि कोई भी सोर्स हो किसी भी कंपाउंड का, जो उसके वेट और वॉल्यूम का रेशियो है वो हमेशा फिक्स होगा। मैंने आपको वाटर का एग्जांपल दे दिया, मैंने आपको किसका एग्जांपल दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल दे दिया। नेक्स्ट लॉ है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसको इरेज करते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो कि डाल्टन ने दिया था। पहले इसको पढ़ते हैं। इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, जब दो एलिमेंट मिलते हैं तो एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं। द मासेस ऑफ द एलिमेंट दैट कंबाइंड विथ फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट, यानी एक के मास को फिक्स करना है, फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। ठीक, अब इसको सबसे अच्छा एक्सप्लेन हम कर सकते हैं बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ठीक, पहले डेफिनेशन समझो। इफ टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, जब दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं, ठीक, जैसे यहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंड हो तो बहुत सारे एलिमेंट कंपाउंड बनाया है, टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, the masses of the element that combine with fixed masses of the other element, यानी एक के मास को फिक्स करना है, एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। ये एग्जांपल देखो पहले, ये नाइट्रोजन की ऑक्साइड है, ये N2O को लॉफिंग गैस भी बोलते हैं। ठीक, अब जो यहां देख रहे हो N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5, अगर मैं पूछूं कि नाइट्रोजन का यहाँ वेट या मास कितना है, तो एक नाइट्रोजन का 14 होता है, तो 2 का 28 हो जाएगा। ठीक, यहाँ 14 हो जाएगा, यहाँ 2 है तो 28, यहाँ 1 है तो 14, यहाँ 2 है तो 28। ऑक्सीजन का देखो, यहाँ एक ऑक्सीजन है तो 16, यहाँ भी एक ऑक्सीजन है 16, यहाँ 3 ऑक्सीजन है 48, यहाँ 2 ऑक्सीजन है 32, यहाँ 5 ऑक्सीजन है 80। अब एक को फिक्स करना है। ठीक, कह रहा है ना कि विथ फिक्स मास ऑफ द अदर एलिमेंट, जैसे मान लो हमने इसको फिक्स किया, तो इसको क्या करोगे 14 पे फिक्स कर दो, क्योंकि 14 से कम तो होता नहीं। ठीक, तो ये भी कम हो जाएगा, ये कम होकर कितना हो जाएगा, जब इसको आधा करोगे तो ये भी आधा हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, ये एज इट इज है, इसको छोड़ दो, इसको भी छोड़ दिया हमने। ठीक, जब इसको हमने कम किया तो ये आधा हो गया, वो लिख दिया मैंने, ये ऑक्सीजन का वेट है। ठीक, इसको टच नहीं किया तो ऑक्सीजन को भी टच नहीं किया, इसको आधा करोगे 14 करोगे तो ये भी कितना हो जाएगा 24। ठीक, इधर आ जाओ, ये 14 है, ये 32 है, तो इसको टच नहीं करोगे तो ऑक्सीजन का वेट भी टच नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। अब देखो, इसको आधा करोगे तो ये 14 हो जाएगा, इसको आधा करोगे तो ये 40 हो जाएगा। ठीक, अब देखो इसका रेशियो 8 1 जा 8 2 जा 8 3 जा 8 4 जा 8 5 जा। ठीक, तो रेशियो क्या हो गया 1:2:3:4:5। तो यही तो लॉ है, यही तो बोल रहा है कि इफ टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, द masses of the element that combine with fixed mass of the other element, the masses of the element that combined with fixed mass of the other element are in the ratio of small whole number, जो कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। तो यही लॉ है जिसको कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और ये बेस्ट एग्जांपल है आपके बुक्स में, आपके बुक में, जिससे आप इसको समझ सकते हो। ठीक, देखो बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट लॉ है उसको बोलते हैं गैलुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इफ टू गैसेस कंबाइन टू गिव अस द थर्ड गैस, जब दो गैसेस आपस में जुड़ती है और हमको तीसरी गैस देती है, देन ऑल द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट बियर अ होल नंबर रेशियो।
तो ऐसे समझ लो पहले, ये दो गैसें हैं, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, और ये HCl गैस के फॉर्म में निकल रही है, बन रही है। तो कह रहा है कि व्हेन इफ टू गैसेज आर कंबाइन, तो दो गैस कंबाइन हो रही है, ऑब्वियस है कि रिएक्टेंट कंबाइन होता है तो प्रोडक्ट बनता है। एंड गिव अस द थर्ड गैस, तो ये पहली गैस हो गई, ये दूसरी गैस हो गई, ये तीसरी गैस हो गई। देन ऑल द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट बियर अ होल नंबर रेशियो। तो यहाँ कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, और यहाँ ऑलरेडी 2 है, तो इनका रेशियो क्या होगा 1:2। इसका मतलब क्या है, ये लॉ क्या बोलता है, इफ टू गैसेस आर कंबाइंड टू गिव द थर्ड गैस देन ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बियर अ होल नंबर रेशियो। तो रेशियो क्या हो गया 1:1:2, और यही क्या है गैलो-सैप्स लॉ है। अच्छा एक बात और बता दूं आपको, ये जितने भी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमने पढ़े अकॉर्डिंग टू CBSE इस साल 11th के सिलेबस में है नहीं, तो पढ़ा क्यों रहे हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि हमारा एम 11th ही पास करना नहीं है, आगे आप 12th में जाओगे, कंपटीशन है, तो ये बेसिक नॉलेज कॉन्सेप्ट रहेगा तो आपको आसानी होगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे आपको कोई भी दिक्कत हो तो आपके पास मेरा नंबर है, या अगर वीडियो मैं अपलोड करता हूँ तो वहाँ आप कमेंट करके बता सकते हो, बताओ ज़रूर, समझ में नहीं आया तो बताओ, क्योंकि बताओगे नहीं तो पता नहीं चलेगा। तो थैंक यू फॉर टुडे, देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्या आएगा, उसकी बात करेंगे बाद में। थैंक यू सो मच, अच्छे से देखिए, पढ़िए, जो नहीं आता है ज़रूर।